मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यूपी ट्रिपल पीटी एग्जामिनेशन। इस सेशन में डिस्कस करेंगे पीटी 2021 के दोनों शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं सेशन को, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, और साथ में टेलीग्राम में मुझे मैसेज भी कर सकते हो ADI TYA KT। सो फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 196, इसका वैल्यू गिवन है इक्वल टू 72/56। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लोगे तो 8 से 7 टाइम्स जाएगा 56, और 9 टाइम्स जाएगा 72, यानी कि 9/7 आ रहा है। ठीक है, और 196 हमारा क्या है? 196 इज स्क्वायर ऑफ 14, 14 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई 14 का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट ले रहे हो, 14 ही बचेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 9/7। 7 से 2 बार जाएगा, 2 × 9, यानी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है? 18 है। तो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर का जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगा? 18 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वो नंबर हमारा होगा 18 स्क्वायर, यानी 324। ऑप्शन सी आंसर होगा। अदरवाइज यहाँ से ही अगर हमको दिख रहा था कि ये 196 है, 14 का स्क्वायर है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते, 9/7 को लिख सकते थे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 18/14, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 18 स्क्वायर अपॉन 14 स्क्वायर, और 18 स्क्वायर यानी कि 324 वैल्यू आ जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115 डिवाइड बाई 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115। एक क्लियर हमारा एल्जेब्रा का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। अगर हम 885 को ए मान लें, ए इज इक्वल टू 885 एंड बी इज इक्वल टू 115, तो हमारा अंश जो है न्यूमरेटर हो जा रहा है A³ प्लस B³ और डिनोमिनेटर हो जा रहा है A² प्लस B² माइनस AB। अब अगर A³ प्लस B³ का फॉर्मूला तुम्हें याद है, जो कि याद होना चाहिए, नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लेना। A³ प्लस B³ हो जाता है A प्लस बी इंटू A² प्लस B² माइनस AB। सिमिलरली अगर A³ माइनस B³ होता तो A³ माइनस B³ हो जाता है A माइनस बी इंटू A² प्लस B² प्लस AB। ठीक है, हमारे काम का फॉर्मूला अभी क्या है? A³ प्लस B³ का फॉर्मूला। तो A³ प्लस B³ को डिवाइड करोगे A² प्लस B² माइनस AB से, तो रिजल्ट मिलेगा हमें A प्लस बी, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट हमें मिलेगा A प्लस बी, यानी 885 प्लस 115 विच इज इक्वल टू 1000। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, विच इज 1000। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, तो क्या हमारा सॉल्यूशन होगा? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, तो हमें हर को हटाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे √5 माइनस √3 से, कॉन्जुगेट से, न्यूमरेटर में आ जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा √5 का स्क्वायर जो कि है 5, √3 का स्क्वायर जो कि है 3, माइनस 2 टाइम्स √5 इंटू √3, √15 हो गया, और डिवाइड बाई 2, तो 8 माइनस 2 √15/2, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस √15। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, 4 माइनस √15। फिर अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में अगर कुछ ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आ जाए तो कई बार वैल्यूज़ को मान के भी, वैल्यूज़ को लेके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, कुछ रूट की वैल्यूज़ है जो है पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, √2 होता है 1.414, √3 इज 1.732 एंड √5 इज 2.236। अब यहाँ पे मैं √5 माइनस √3 न्यूमरेटर में लिखा है, तो √5 माइनस √3 कितना होगा? 2.236 या 2.24 माइनस 1.73, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2.24 प्लस 1.73। ठीक है, वैसे भी एक बात तो समझ में आ रही है कि न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, तो ये संख्या हमारी एक से छोटी आएगी। ये बात तो पक्की है, और अगर एक से छोटी आ रही तो एक तो आंसर नहीं होगा किसी भी हालत में। 4 प्लस √15 तो हो ही नहीं सकता है आंसर। आंसर या तो 1/2 होगा या 4 माइनस √15 होगा। और ये अंदाजा लगाने से फिर क्लियर हो गया हमें, 2.24 माइनस 1.73 अंदाजे का एक्यूरेट वैल्यूज है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? न्यूमरेटर लगभग 0.5 आ रहा है, और डिनोमिनेटर हमारा आ रहा है लगभग 4, तो 1/16 के आसपास वैल्यू आ रहा है, 1/2 भी नहीं आ रहा है। क्लियरली ऑप्शन बी हमारा आंसर है। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो कभी कभी अब इस क्वेश्चन में तो देखो सिंपली रैशनलाइज करके भी इजीली हो रहा है, बट अगर कोई और क्वेश्चन है जहाँ पे हमें हिंट नहीं मिल पा रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फैक्टर होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, हम वैल्यूज़ निकाल पाएँ, तो फिर वहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पे उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। 30% जब हमने मूल्य घटाया तो 20% अगर बिक्री बढ़ गई दुकानदार के आय पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द शॉपकीपर। हुआ क्या है यहाँ पे? यहाँ पे इनकम जो होगी, आय जो होगी शॉपकीपर की, वो बराबर होगी टीवी सेट का प्राइस मल्टीप्लाइड बाई कितना सेल्स किया है, सेल्स वॉल्यूम कितना है, कितने यूनिट उसने टीवी सेल किया है। तो पहले वाले केस में अगर प्राइस 100 था मान लो और सेल्स वॉल्यूम भी 100 था, इनकम हो जाएगा 10,000, 10,000। और सेकंड केस में क्या हो रहा है, 30% मूल्य घटाया, यानी कि मूल्य हमारा 100 से 30 कम हो गया, तो मूल्य हो गया है 70। और 20% बिक्री बढ़ गई, बिक्री अगर पहले 100 बिकता था तो अब 20 बढ़ जाएगा, 120 हो गया। तो अब उसका इनकम हो जाएगा 70 इंटू 120, 70 इंटू 120, 12,784, तो 8400, यानी कि 10,000 से 8400 हो गया है। तो 1600 का घटत आया, डिक्रीज आया है 10,000 में। परसेंटेज में क्या होगा, 1600 बटे 10,000 गुणे 100, यानी 1600 बटे 100, 16% घटेगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा कि 16% से उसका जो आय है दुकानदार की वो घट जाएगी। क्या ये समझ में आता है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या होगी? एवरेज एज ऑफ 4 प्लेयर्स इज 18.5 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एवरेज एज इंक्रीजेज बाई 20%, तो एज ऑफ द कोच यहाँ पे होगा क्या? एक तरीका है, सीधे सीधे क्वेश्चन बना ले, क्वेश्चन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। ठीक है, कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है, 18.5, तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 4 गुना 18.5, 4 इंटू 18.5। अब इसमें तुमने कोच की उम्र भी जोड़ दी, मान लिया कोच की उम्र है एक्स, एक्स भी जोड़ दिया हमने। अब कुल उम्र कितनी आ जाएगी, 5 खिलाड़ी हो गए, मतलब 5 लोग हो गए, 4 खिलाड़ी और कोच, 5 लोग हो गए कुल मिला के। और उनका औसत कितना हो रहा है, औसत हमारा बढ़ जा रहा है 20% से, 20% से। पहले था 18.5, अब 20% से बढ़ जा रहा है। 20% होता है 20/100, यानी कि 1/5। तो अब जो हमारा औसत है, पहले 18.5 था, अब इससे 20% ज़्यादा होगा, यानी कि 18.5/5, जो कि हो जाएगा 3.7। अब हमारा नया औसत ये आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अब सॉल्व करके निकाल लोगे। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो 5 इंटू 18.5 में घटा दो 4 इंटू 18.5। ओके, और प्लस 5 इंटू 3.7 क्या आएगा, क्योंकि 20% ही था, तो 5 इंटू 3.7 फिर से 18.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचा 1 इंटू 18.5, जो कि हुआ 18.5, और उसमें फिर से 18.5 भी जोड़ रहे हो, तो आंसर हमारा आ जाएगा 37 ईयर्स। कोच की उम्र होगी 37 साल। ठीक है, 37 ईयर्स कोच की उम्र होगी। क्या ये क्लियर है? बट इसको करने का दूसरा और बेहतर तरीका क्या होगा, कि देखो हमें ये पता है कि 4 खिलाड़ी थे, उनकी औसत उम्र 18.5 वर्ष थी। अब अगर कोच की उम्र भी 18.5 वर्ष ही होती, अगर कोच की उम्र भी उतनी ही होती जितना 4 खिलाड़ियों का औसत था, यानी नया जो पर्सन हम ऐड कर रहे हैं, अगर उसकी उम्र भी उतनी होती जितना कि औसत था, तब क्या औसत में कोई फर्क आता? कुछ भी फर्क नहीं आता, औसत उतना ही रहता है कि नहीं? तो औसत में जितना भी फर्क आया है, औसत अगर बढ़ा है तो इस वजह से बढ़ा है क्योंकि जो नया कोच हमने ऐड किया है, कोच जिसकी उम्र हमने ऐड की है, उसकी उम्र औसत से ज़्यादा होगी। और अगर हमारा एवरेज घटेगा, औसत घटेगा, तो इसलिए घटेगा क्योंकि जो हमने नया बंदा ऐड किया है उसकी उम्र कम होगी एवरेज से। तो एवरेज से जितना ज़्यादा होगा उतना उम्र बढ़ेगा। ठीक है, और एवरेज से जितना कम होगा, तो बस हमें इतना ही देखना है कि एवरेज अगर 18.5 है और अगर कोच की उम्र भी 18.5 ही होती, तब औसत पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत पे फर्क पड़ा है, औसत हमारा 20% से बढ़ गया है। यानी औसत पे कितना बढ़ा था ये, 18.5 डिवाइडेड बाई 5, इतना इंक्रीज आया है औसत में। ठीक है, और औसत में अगर इतना इंक्रीज आया तो जो कुल योग है उसमें कितना फर्क पड़ा होगा, क्योंकि अब कुल 5 लोग हैं, तो कुल योग पे फर्क पड़ा होगा इंटू 5। ठीक है, ये औसत में इंक्रीज है और ये कुल 5 लोग हैं, तो यानी कि कोच की उम्र औसत से कितनी ज़्यादा होगी, औसत से इतना ज़्यादा होगा। जितना औसत पे फर्क पड़ा है मल्टीप्लाइड बाई कुल कितने लोग हैं इंटू 5, तो यानी कि कोच की उम्र हो जाएगी 18.5, जो कि पहले का औसत था, प्लस 18.5, यानी कि 37 साल। ऑप्शन डी। क्या ये क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो 5 क्वेश्चन हो गए हमारे फर्स्ट शिफ्ट के। सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल, यदि रूट ऑफ 1+27/169 इज इक्वल टू 1+x/13, तो फिर x का मान क्या होगा? तो सबसे पहले कर रहे हैं रूट ऑफ 1+27/169, तो ये वैल्यू हो जाएगा 169 + 27, यानी 196/।
169 196 हुआ 14 स्क्वायर, तो ये हो गया रूट ऑफ 14 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 14 अपॉन 30। और इसको बराबर करना है 1 प्लस एक्स बाई 13 के, और ये बराबर एक्चुअल में क्या है 1 प्लस 1 बाई 13 के, यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 आ गया, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है? कितने 1/8 है, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा। 37 सही 1/2 है, 37 दूनी 74 प्लस 1 75/2 है। अब 75/2 में कितने 1/8 है, डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू हमारा 1/8 ऊपर जाके 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 75 इंटू 4 यानी कि टोटल 300 8 आ जाएंगे, 1/8 आ जाएंगे। ठीक है, 300 1/8 आ जाएंगे, ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट ऑफ 36.1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 102.4। 36.1 को लिख सकते हैं, दशमलव हटाओगे बटे 10, तो 361/10। ऐसे ही 102.4 को लिख दोगे 1024/10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया हमारा, बन गया हमारा रूट ऑफ 361 अपॉन 1024। और 361 होता है 19 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में आ जाएगा 19 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 32 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर बटे 32 का स्क्वायर, और क्योंकि ऊपर से स्क्वायर रूट है तो हमारी जो आंसर होगा वो हो जाएगा 19/32। ऑप्शन सी आंसर होगा 19/32। सीधा सीधा क्वेश्चन था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण आधा प्रतिशत वार्षिक तक घट भी जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? देखो 4% का तो इंक्रीज आया पहले, बट फिर डिक्रीज हो गया 1/2% का। ठीक है, तो नेट में चेंज कितना आया, +4 माइनस 1/2 यानी कि 3.5% का इंक्रीज आया, बढ़त आई। ठीक है, तो हर साल 3.5% से जनसंख्या बढ़ रही है, तो 3 साल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? जब भी जनसंख्या कहीं की बढ़ेगी तो हमेशा ये कंपाउंडिंग में बढ़ेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ेगी। यानी कि पहले साल अगर 3.5% बढ़ी है, तो अगले साल बढ़ी हुई जनसंख्या का 3.5% एक्स्ट्रा और बढ़ेगा। यानी कि हमें देखना है कि 3 साल में हमारा नेट चेंज कितना आया। अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं तो 3.5 इंटू 3 कर देते सीधे सीधे, तो हमारा आंसर आता है 10.5%। बट क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रही है तो हमारा जो आंसर होगा वो इससे ज़्यादा होगा, 10.5% से ज़्यादा होगा, और एक ही ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है 10.8%, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है 10.8%। क्या ये क्लियर है? ओके, अगर और भी ऑप्शंस होते जो कि क्लोज होते तब हम थोड़ा सा अटकते इस सवाल में। तो ऐसे केसेस के लिए फिर हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती कि देखो अगर हमें 3 साल का देखना है, ठीक है, तो 3 साल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 331। देखिए पहला वाला जो 3 है, ठीक है, अब इसको डिटेल में जब सेशन देखोगे कंपाउंडर्स का तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूँ कि पहले वाले 3 में हम रेट परसेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और अगले वाले में रेट परसेंट का रेट परसेंट यानी कि रेट परसेंट स्क्वायर्ड, और अगले वाले में रेट परसेंट क्यूब्ड। तो पहले वाले में कितना है 3.5%, जो हमारा जितने से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। सेकंड वाले में क्या 3.5% का भी 3.5%, क्या वैल्यू आएगा वो 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा 1225, यानी कि 0.1225%, और अगले वाले में तो ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लेक्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 10.5% प्लस ये आ जाएगा 0.3675%, रफली 10.8675 आ गया, और फिर उसके बाद तो ऑलमोस्ट जीरो आ रहा है वैल्यू, तो 10.8 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा? पहले 7 का औसत है 63, बाद के 7 का औसत है 70, यानी कि पहले 7 और बाद के 7 में क्या चीज़ है जो कॉमन है? जो 7वां परिणाम है वो हमारा दोनों में जोड़ रहे हो, उसको 2 बार हम ऐड कर रहे हैं, पहले 7 में भी और बाद के 7 में भी, है कि नहीं? तो पहले 7 का अगर औसत 63 है तो योग कितना होगा 7 × 63, बाद के 7 का अगर औसत 70 है तो योग कितना होगा 7 × 70। ठीक है, और ये दोनों मिला के क्या होंगे हमारे 13 × 68 तो होगा ही होगा, बट ये जो 7वां परिणाम है वो हम 2 बार जोड़ रहे हैं, तो मान लिया 7वां परिणाम हमारा x है, क्योंकि 2 बार आ रहा है, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 7 × 63 प्लस 7 × 70, ये बराबर हो गया 13 × 68 के। अब या तो पूरा वैल्यूज को कैलकुलेट करो, ठीक है, या फिर एक काम ये कर सकते हो, थोड़ा सा चीज़ों को आसान कर लो, तो 13 को तोड़ दो, ऐसे लिख दो 7 × 63 प्लस 7 × 70, वैसे 7 × 70 तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, बट यहाँ पे लिख सकते थे 7 × 68 प्लस 7 × 68
माइनस 1 × 68 प्लस एक्स। और ये लिखने का रीज़न क्या है, अब इस 7 × 68 को लेके आ जाओगे 7 × 63 के नीचे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ये 7 × -5। सिमिलरली इस 7 × 68 को लेके आ जाओगे इस के नीचे, और ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 7 × +2, और ये बराबर हो जाएगा x -68 के, यानी कि -35 प्लस 14, तो -21 बराबर आ जाएगा x -68 के। तो x हमारा हो जाएगा 68 - 21 यानी कि 47। ठीक है, वैसे तो वैल्यूज वैसे भी अगर तुम चाहते तो 7 भी कैलकुलेट कर सकते थे, बट अगर ये चीज़ सीख जाओगे, ये समझ जाओगे, तो सीधे से देखना शुरू हो जाएगा कि 7 है तो तुमने 68 घटाओगे -5, -35 आ गया, वैसे ही वहाँ पे +14 आ गया, एक 68 वहाँ पे माइनस में रहेगा, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, बट फिर भी ये इक्वेशन बनाने की हमें एज सच इस क्वेश्चन में भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी हम डेविएशन से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व करते? देखो, हमें पता है 13 परिणाम है जिनका की औसत है 68। अब दूसरे वाले केस में जब हमने पहले 7 और आखिरी 7 लिए, तो जो 7वां परिणाम उसको हम 2 बार जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर 7वां परिणाम हमारा औसत के बराबर ही होता, तो अभी भी हमारा जब दोनों पहले 7 और आखिरी 7 को देखोगे, तो दोनों का मिला के औसत करोगे तो उतना ही आएगा, 68 ही आएगा। 68 ही आता अगर हमारा 7वां परिणाम 68 होता, 68 होता। ठीक है, और अगर 68 हमारा एवरेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि 7वां परिणाम जो हमारा है वो 68 से कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, जब भी हम औसत के बारे में देखें, जैसे 13 परिणामों का औसत हमारा 68 है, तो सारे के सारे 13 परिणामों का जो औसत से विचलन होगा, डेविएशन होगा, वो 0 होगा। ठीक है, पहले 7 की जब हम बात कर रहे हैं, तो पहले 7 का औसत है 63, तो विचलन या डेविएशन कितना आ रहा है? -5 का, 5 कम है पहले 7 का, तो पहले 7 का हमारा डेविएशन आ रहा है -5 का, यानी कि नेट डेविएशन कुल मिला के कितना हो गया? -35 हो गया। अब अगर पहले 7 का -35 आए, कुल 13 संख्या है, तो जो बाद के 6 होंगे उनका नेट डेविएशन कितना होगा? +35 होगा, तभी तो हमारा एवरेज आएगा 68। तो बाद की जो 6 संख्याएं हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग 6 हैं पहले 7 को हटाने के बाद में, उनका डेविएशन कितना होगा? +35 होगा। लेकिन आखिरी 7 का औसत कितना है? 70 है। आखिरी 7 में हमने 7वीं संख्या को भी जोड़ा है आखिरी 6 के अलावा, तो 7वीं संख्या अगर x है और साथ में रिमेनिंग 6 हैं, ठीक है, तो रिमेनिंग 6 भी हैं सारे के सारे, तब डेविएशन हमारा कितना आ रहा है? 70 हमारा औसत आ रहा है, 68 से 2 ज़्यादा आ रहा है, यानी कि डेविएशन हमारा आ रहा है एक्चुअल में +2 × 7, 14, +14 का डेविएशन आ रहा है, जबकि हमने x को भी जोड़ दिया। +35 आ रहा था, बचे हुए 6 का +14 आ रहा है, जब हम x को भी जोड़ रहे हैं तो डेविएशन हमारा कितने से कम हो जा रहा है? 21 से घट जा रहा है, एवरेज से 21 घट जा रहा है। तो यानी कि हमारा जो x की वैल्यू है, ये एवरेज से 21 कम होगा। x हमारा हो जाएगा 68 - 21 यानी कि 47। हाँ, जब भी कभी ऐसे कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखना है, अदरवाइज ज़रा सा भी तुम्हें लगता है कि गलती हो सकता है, तो फिर सीधे से इक्वेशन बना लो। ठीक है, और इक्वेशन बनाने में अपनी कैलकुलेशन को आसान रखो। ओके, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब इसी इक्वेशन को बनाना है और कैलकुलेशन को आसान रखना है, तो उसका तरीका क्या है कि इक्वेशन में ही हम मान लेते हैं कि एवरेज 68 है हमारा, तो 68 को 0 कर देते हैं। ठीक है, हमने 68 को 0 कर दिया, तो जैसे पहले इक्वेशन बनाया था बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन बनाएंगे। 7 का औसत 63 है, तो अगर 68 को 0 किया, 63 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, तो 7 × -5 हो गया, प्लस आखिरी 7 का औसत 70 है। ठीक है, तो आखिरी 7 का औसत हमारा आ गया +2, 7 × +2, क्योंकि हमने बस 68 को 0 किया, 70 +2 हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा हमारा x + 13 × 0, तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी -21, और क्योंकि 68 को हमने 0 किया है, तो x अगर -21 आ रहा है, तो इसको 68 में घटाओगे तो वैल्यू आ जाएगा 47। यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को हमने आसान कर दिया, बट ये काम तभी करेगा जबकि कहीं पे, अब मान लो किसी एक संख्या के बारे में लिखा होता है कि वो संख्या हमारी 53 है, तो फिर उसके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ता कि उस 53 को भी एडजस्ट करके हम 68 के हिसाब से लिखते हैं। यानी कि अगर एक संख्या 53 है, ऐसा कहीं पर लिखा होता है, इक्वेशन उसके हिसाब से बनाते, तो 53 को 68 के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि 68 को 0 माना है, तो 53 यानी कि -15 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई एब्सोल्यूट वैल्यू कहीं पे जुड़ी होगी तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज ये इक्वेशन को कैसे सिंपल करना है ये मैंने बता ही दिया, अलग से कैसे सॉल्व करना है ये भी बता दिया, तो ये तरीका समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ओके, ठीक है, सो इतना ही हाँ, लास्ट क्वेश्चन था, तो इतना ही है इस सेशन में, और आई बिलीव जो भी हो सबको समझ में आएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है तो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना, साथ में मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो @ADITYAKT, और अगर चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है और सेशन पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। इतना ही रखते हैं सेशन में, और बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चन के साथ में। कीप लर्निंग।